राज्य, जहां न्यायप्रिय राजा भानु प्रताप सिंह राज करते थे। एक दिन राजा अपने महल के निजी कक्ष में अपनी पुत्री वसुंधरा से गंभीर वार्ता कर रहे थे। बेटा वसुंधरा, तुम अब विवाह योग्य हो चुकी हो। हमें लगता है कि किसी योग्य राजकुमार को देखकर तुम्हारा विवाह कर देना चाहिए। पिताजी, आप भी ना हमेशा मेरी शादी की ही चिंता करते रहते हैं। मेरा मन अभी विवाह करने का नहीं है। बेटी, तुम नहीं जानती, एक पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वो अपने जीते जी अपनी बेटी को सुखी देखे। अगर तुम्हारी माँ जीवित होती तो कितना प्रसन्न होती। और तुम जानती ही हो, मेरा स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहा। बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हें सुरक्षित देखकर शांति से आंखें बंद कर सकूं। पिताजी, ऐसी बातें मत कीजिए। मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो मुझसे प्यार करता हो, मेरी दौलत से प्यार ना करता हो। यदि ऐसा कोई मिल जाए तो मैं विवाह कर लूंगी। मंत्री वीर प्रताप पास ही बैठा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में कुछ और ही योजना चल रही थी। उधर समृद्धिपुर गांव, वहीं रहता था दयाल अपने दो बेटों आदित्य और मोहन के साथ। दोनों हमशक्ल थे, बस अंतर इतना था, एक गोरा और आकर्षक, दूसरा सांवला और शांत स्वभाव का। मोहन हर काम पिता से पूछकर करता था, लेकिन दयाल का स्नेह हमेशा आदित्य पर ही अधिक रहता। पिताजी, हम दोनों जंगल लकड़ी काटने जा रहे हैं, जल्दी लौट आएंगे। माँ से कह दीजिएगा, साथ में खाना खाएंगे। पहले लकड़ियाँ तो काट कर ला, तुझे हर समय खाने की पड़ी रहती है। कुछ अपने बड़े भाई आदित्य से सीख, वो चुपचाप काम करता है, और एक तू है बस बोलता ही रहता है। पिताजी, जितना इसका रंग काला है उतनी ही इसकी जुबान भी काली है। कितनी बार समझाया है इसे कम बोला कर, पर ये सुनता ही नहीं। दोनों भाई जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाकर वे एक घने वन में पहुंचे। मोहन सूखी लकड़ियां काटने लगा, लेकिन आदित्य एक हरे भरे पेड़ को ही काटने लगा। भैया, ये पेड़ तो हरा भरा है, जंगल में इतने सूखे पेड़ हैं, उन्हें काट लो। इस पेड़ को दर्द होता होगा। बस कर अपना ज्ञान, मुझे मत सिखा क्या काटना है। पेड़ों को दर्द होता है, बैल बुद्धि कहीं का। तभी पास ही तपस्या कर रही एक साधु की ध्यानावस्था भंग हुई। लकड़ियों की आवाज ने उन्हें जगा दिया। बेटा, इधर आओ, मैं तुम दोनों से कुछ पूछना चाहता हूँ। दोनों भाई साधु के पास पहुंचे और प्रणाम किया। प्रणाम महात्मा जी, आदेश करें। तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, शायद बुद्धि भी समान हो। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा, जो सही उत्तर देगा उसे एक अनमोल वस्तु मिलेगी। बताओ, पहले कौन उत्तर देगा? महाराज, इसे कुछ नहीं आता। मैं तैयार हूँ, पूछिए। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरती है लेकिन गीली नहीं होती? आदित्य ने थोड़ी देर सोचा, फिर आत्मविश्वास से बोला, वो है परछाई। पानी में गिरती है पर गीली नहीं होती। सही उत्तर। तुम सच में बुद्धिमान हो। साधु ने अपनी शक्ति से एक चमकता हुआ पत्थर उत्पन्न किया। आदित्य ने पत्थर उठा लिया। ये पत्थर साधारण नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, इसे तुम केवल एक बार प्रयोग कर सकते हो। अब मोहन की बारी थी। मोहन, अब तुम बताओ, वो कौन है जो बिना पंख के उड़ता है, बिना आंखों के रोता है, और जहां जाता है वहां अंधेरा कर देता है? मोहन ने गहरी सांस ली, कुछ पल सोचा, फिर बोला, वो है बादल। बिना पंख के उड़ता है, बारिश के रूप में रोता है, और जहां जाता है वहां अंधेरा कर देता है।
मोहन, तुमने कठिन प्रश्न का उत्तर दिया है, तुम भी योग्य हो। साधु ने दूसरा पत्थर उत्पन्न किया। साधु इतना कहकर अंतर्ध्यान हो जाता है। मोहन और आदित्य दोनों पत्थर लेकर अपने घर की ओर चल देते हैं। रास्ते भर आदित्य के चेहरे पर उत्साह था, जबकि मोहन शांत था। थोड़ी देर बाद दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या, तुम दोनों खाली हाथ ही जंगल से वापस आ गए हो? और लकड़ियां कहाँ हैं? क्या सारा दिन यूं ही भटकते रहे? आदित्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसके मन में अब गरीबी खत्म करने का सपना दौड़ रहा था। पिताजी, आज से हमारी किस्मत बदलने वाली है। हम अब गरीब नहीं रहेंगे। मेरे हाथ में जो ये पत्थर है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। एक दिव्य साधु ने हमें दिया है। उन्होंने कहा है, जो भी इससे सच्चे मन से मांगोगे वो तुरंत मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। अरे बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या सच में किसी पत्थर से इंसान की किस्मत बदल सकती है? ये सब तो कहानियों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। पिताजी, आदित्य भैया सच कह रहे हैं। वो साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने हम दोनों से प्रश्न पूछे, हमने सही उत्तर दिए। खुश होकर उन्होंने हमें ये पत्थर दिया और कहा, लालच मत करना, सोच समझ कर मांगना। हाँ, मुझे पता है आदित्य बहुत बुद्धिमान है। वो हर सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। मोहन, तूने भी सही जवाब दे दिया। तुझसे तो बैलों को भी दया आ जाए। पिताजी, अब समय बर्बाद मत कीजिए। एक बड़ा सा खाली बक्सा लाइए। मैं इस पत्थर से मांगता हूँ कि वो सोने चांदी से भर जाए। फिर देखिए, पूरा गांव हमें सलाम करेगा। वाह बेटा, जैसी तेरी सूरत सुंदर है, वैसी ही तेरी बुद्धि भी तेज है। चलो अभी बक्सा लाता हूँ। दयाल घर के अंदर जाकर एक बड़ा सा बक्सा लेकर आता है। मैं चाहता हूँ कि ये बक्सा सोने और चांदी से भर जाए। बक्सा कुछ क्षणों में सोने और चांदी से भर जाता है। दयाल देखकर बहुत खुश होता है। हम अमीर हो गए, अब कोई हमें गरीब नहीं कहेगा। मोहन, तू क्या देख रहा है? तेरे पास भी पत्थर है, मांग ले कुछ। कल पता नहीं ये काम करे या ना करे। भैया, मुझे इतने धन की आवश्यकता नहीं है। जरूरत से ज्यादा धन इंसान को बदल देता है। मैं जितना है उसमें खुश हूँ। मूर्ख! अरे धन से ही सम्मान मिलता है। आज नहीं मांगेगा तो सारी जिंदगी पछताएगा। और सुन ले, ये सारा धन आदित्य का है, इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। मोहन अब दयाल से नाराज होकर घर से जंगल की ओर चला जाता है। मोहन जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसने देखा मंत्री एक औरत को मार रहा था। मोहन तुरंत उस मंत्री के पास जाता है। महाराज, आप एक स्त्री पर हाथ क्यों उठा रहे हैं? इसने क्या अपराध किया है? तुम कौन होते हो बीच में आने वाले? ये मामला राज्य का है। अभी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी भी जान जा सकती है। अन्याय चाहे कोई भी करे, गलत ही होता है। मैं चुप नहीं रहूंगा। इस स्त्री को छोड़ दीजिए। मंत्री मोहन को मारने ही वाला था। तभी मोहन पत्थर से कहता है, मैं चाहता हूँ कि ये मंत्री अभी इसी क्षण पत्थर का बन जाए। ये कैसे हुआ? तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। मोहन पूरी सच्चाई बता देता है। तभी वही साधु प्रकट होते हैं। मोहन, अधिकांश लोग इस पत्थर से धन मांगते हैं, लेकिन तुमने किसी की जान बचाई। तुम्हारा हृदय निर्मल है। याद रखो, सच्चा धन सोना नहीं, चरित्र होता है। इतना कहकर साधु फिर से अदृश्य हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, वो मंत्री तुम्हें क्यों मार रहा था? तुम कौन हो? किस गांव की रहने वाली हो? सच सच बताओ, डरो मत। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ना माता पिता, ना भाई बहन।
मैं अकेली अपनी छोटी सी जमीन और घर पर गुजारा करती थी। वो मंत्री कई दिनों से मुझ पर नजर रखे हुए था। वो मुझे मारकर मेरी जमीन और संपत्ति हड़प लेना चाहता था। आज वो मुझे धोखे से यहाँ जंगल में ले आया। अगर तुम समय पर नहीं आते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। मोहन, हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा। मंत्री के सैनिक कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। मोहन ने इधर उधर देखा। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। वो उस स्त्री को साथ लेकर जंगल के बाहर की ओर चल देता है। कुछ समय बाद वो उसे अपने घर ले आता है। अरे मोहन के बच्चे, ये कौन है? तू किसे अपने साथ उठा लाया है? क्या तू इसे जानता भी है? कहाँ की है? कौन है इसके माता पिता? आजकल के जमाने में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जाता। पिताजी, ये बहुत ही गरीब और बेबस है। इसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। एक मंत्री इसे मारने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो आज ये जिंदा नहीं होती। मैंने इसे बचाया है और इंसानियत के नाते इसे घर लाया हूँ। अरे, अगर मंत्री इसे मार रहा था तो जरूर कोई बड़ी चोर होगी। राज्य का मंत्री यूं ही किसी को नहीं मारता। मुझे तो ये सब साजिश लगती है। इसे तुरंत राजा के हवाले कर देना चाहिए। और तू इसे अपने घर ले आया? पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? गरीब होना कोई अपराध नहीं होता। क्या आपकी नजर में हर गरीब इंसान चोर होता है? आप धन को ही सब कुछ मानते हैं। ये निर्दोष है और मैं इसे अपना मान चुका हूँ। मैं इससे प्रेम करता हूँ और बहुत जल्द इसे अपनी धर्म पत्नी बनाऊंगा। क्या कहा? तू इस लड़की से शादी करेगा? सुन ले मोहन, अगर तूने ये कदम उठाया तो इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं रहेगी। या तो ये रहेगी या तू। मेरे घर में ये कदम नहीं रखेगी। समझ गया ना? मोहन का दिल एक बार फिर टूट गया। जिस घर में उसने जन्म लिया वही घर आज उसके लिए पराया हो चुका था। वो बिना कुछ कहे उस स्त्री का हाथ पकड़ता है और वहां से चला जाता है। दोनों गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। समय बीतता है। मोहन, आज हमारे साथ रहते हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं। तुमने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। तुम सच में बहुत ईमानदार और दयालु हो। मैं तुम्हें आज एक सच्चाई बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। मैं वादा करती हूँ जल्द ही लौट आऊंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। मोहन को थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन वो भरोसा करता है। कुछ देर बाद अचानक सेनापति की आवाज सुनाई देती है। अरे ओ मोहन, बाहर आओ। तुम्हें महाराज ने तुरंत दरबार में बुलाया है। सेनापति जी, मैंने क्या अपराध किया है? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। महाराज मुझे क्यों बुला रहे हैं? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? मुझे कारण नहीं पता। मैं तो केवल आदेश का पालन कर रहा हूँ। महाराज का हुक्म है तुम्हें तुरंत दरबार में पेश किया जाए। चलो, देर मत करो। मोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सेनापति के साथ राज दरबार की ओर चल देता है। कुछ समय बाद वह भव्य राजमहल में पहुंचता है। वहां सिंहासन पर राजा भानु प्रताप सिंह बैठे थे और उनके पास राजसी वस्त्रों में सजी एक युवती बैठी थी। मोहन उसे देखते ही चौंक जाता है। तुम यहाँ? तुम तो बिल्कुल रानी की तरह लग रही हो। मोहन, जो तुम देख रहे हो वो सच है। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। मैं इस राज्य की राजकुमारी वसुंधरा हूँ और आज तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे गर्व महसूस कराया है। और वो मंत्री जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, वो कौन था? मोहन, वो मेरा ही मंत्री था। मैंने अपनी बेटी को साधारण वेश में राज्य की स्थिति जानने के लिए भेजा था, लेकिन उस दुष्ट मंत्री की नजर मेरे राज्य पर थी। वो मेरी इकलौती बेटी को मारकर सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था। अगर तुम उस दिन वहां नहीं होते तो मैं अपनी बेटी को खो देता। मोहन,
तुमने धन नहीं मांगा, तुमने सत्ता नहीं मांगी, तुमने किसी की जान बचाई। तुम मेरी बेटी के योग्य हो क्योंकि तुम उससे प्रेम करते हो, उसके राज्य से नहीं। आज से मैं तुम्हें इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। मोहन, जो कभी गरीब और अपमानित था, आज अपनी ईमानदारी, साहस और नेक दिली के कारण राजा बन